Here's your car. Finally, wow. कितने की आती है लाइक दुबई में रोल्स रॉयस? इंडिया में तो आई थिंक इट्स 7 CR, यहाँ पे आधा। आज के पॉडकास्ट में सीए दीक्षित जैन हैं, जिन्होंने 2017 में अपनी खुद की फर्म स्टार्ट की और आज 3000 से अधिक ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। आज के एपिसोड में वो सिखाएंगे कैसे डिसिप्लिन, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से रियल वेल्थ बिल्ड होती है। तभी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी आपकी जब आपने जॉब छोड़ा? 16,000 अराउंड 3.5 लाख रुपए के आसपास। इंडिया में कोई सीए है जो जस्ट क्लियर हुआ है एंड वो अगर दुबई जॉब करने आता है, एवरेज सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है वो? इजीली यहाँ पे महीने का ऑफ फ्रेशर सीए कैन गेट ऑन एन एवरेज 10,000 दिनों में मिलेगा व्हिच इज अबाउट 1.5 लाख रुपीस अ मंथ। जस्ट आस्किंग अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी एज वेल। तो अभी आप एलोकेट कैसे करते हो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने एक्चुअली 2 कंपनी के स्टॉक लिए थे जिन्होंने मेरे को बहुत पैसा बना के दिया। AST स्पेस मोबाइल, तो मैंने $17-18 में कुछ 5,000 शेयर खरीदे थे उसके। विद इन 7-8 मंथ्स दैट स्टॉक रीच $100। अभी जैसे कोई फाइनेंस प्रोफेशनल है इंडिया में, अगर वो दुबई आता है और उनको लेट्स से कुछ चालू करना है बिजनेस, ऐसा कोई वाइट स्पेसेस या अपॉर्चुनिटीज है आपके हिसाब से कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके? अभी मैसिव अपॉर्चुनिटी। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। Hi Dikshit, thank you so much for inviting me at such a lovely house of yours in Dubai. तो ये आपने घर कब लिया था और ये क्या स्टोरी है? कुशल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। सो ये घर की कहानी तो बड़ी मज़ेदार है। वैसे कोविड में लिया था मैंने घर। आई थिंक कोविड वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। जब सब लोग छोड़ के जा रहे थे तो मैंने सोचा कि अच्छा जो लोग छोड़ रहे हैं उसको हम खींच ले। सो आई थिंक मैंने कोविड में ये प्रॉपर्टी बाय करी थी एट अ वेरी चीप प्राइस। आई वुड से 2 मिलियन के आसपास की प्रॉपर्टी होगी शायद। 2 मिलियन दिरहम्स। हाँ, विच इज अबाउट 4-4.5 करोड़ रुपए इंडिया का उस टाइम पे। आफ्टर कोविड रियल एस्टेट इन दुबई, आपको तो पता ही है, सबको पता है दुनिया में कि मल्टीफोल्ड वेज में ग्रो करा है। तो द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव आल्सो गॉन 2x 3x प्रोबेबली। द रेंटल्स हैव आल्सो गॉन अप। सो आई वुड से कि जब सही टाइम होता है, जब सब लोग छोड़ रहे हैं, तब आप उसको पकड़ लो। वही मेरी फिलोसॉफी रही हमेशा से। तो मैंने शायद कोविड में जो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करे प्रॉपर्टीज में वगैरह वगैरह, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई वुड से, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। ऐसा व्यू शायद दुबई में आपको कहीं नहीं मिले। इतना खुला व्यू, नो बिल्डिंग, नो ऑब्स्ट्रक्शन। आप सुबह उठो, यहाँ पे खड़े रह जाओ, कॉफी पियो विद एब्सोल्युटली क्लीन व्यू। तो आई थिंक इससे बेटर व्यू आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। राइट। एंड ये आपका घर कितना बड़ा है? ये दिस हाउस शुड बी अराउंड 1800 स्क्वायर फीट। ओके। और एज आई सेड, नो, दिस इज वन ऑफ माय हाउसेस जो मुझे रहना पसंद है यहाँ पर। राइट। दूसरे घर भी है हमारे, लेकिन रेंटेड है या फिर मैं नहीं रहता वहाँ पे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द हाउस आई लाइक टू स्टे। गॉट इट। एंड अगर रेंटल यील्ड्स की बात करते हैं तो दुबई में अभी जैसे किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कितना रेंटल यील्ड उनको मिल सकता है ऑन अ परसेंटेज बेसिस? इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच एरिया यू आर स्टेइंग इन, वो कौन सा घर है। तो रेंटल यील्ड ऑन एन एवरेज इन दुबई वुड बी अराउंड 6%। 6-6.5% के आसपास आपको इजीली मिल जाएगा। आप तो नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, ये वो सब मिला के तो 6% तो आपको इजीली टैक्स फ्री रेंटल यील्ड बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल्स के नाम पे। तो बिल्कुल। और ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए सिमिलर है यहाँ पर? ऑलमोस्ट कमर्शियल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट रेसिडेंशियल ऑन एवरेज 6% is। गॉट इट, फेयर। एंड वो जो हम देख रहे हैं, सो ये व्यू जो है लाइक दिस इज टू गुड, सो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? द गोल्डन, इसको दुबई फ्रेम बोलते हैं। दिस इज अ सिंबल जो यहाँ के रूलर्स ने बताया कि यार अगर आपको दुबई की प्रोग्रेस देखनी है तो दुबई फ्रेम को देखो। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दुबई कहाँ से कहाँ पहुंचा और कहाँ पहुंचना चाह रहा है। सो इट इज नथिंग बट द पास्ट वर्जन ऑफ दुबई, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। सो एक पार्ट ऑफ फ्रेम जो है उसमें आप देख सकते हो कि दुबई पहले, इतने सालों पहले दुबई कैसा था। वो लोग कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे, कैसे अपनी लाइवलीहुड कमाते थे, कैसे खजूर बेचते थे। वो एक पार्ट ऑफ दुबई दिखाया जहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं थी, रोड्स ही नहीं थे, डेजर्ट ही डेजर्ट था। फिर आप जाओगे मिडिल में, तब आप देखोगे कि आप प्रेजेंट दुबई कैसा है। तो अगर आप टॉप पे जाते हो तो यू कैन सी 2 साइड्स ऑफ दुबई। अगर आप उस साइड पे देखोगे तो ओल्ड दुबई दिखेगा, इस साइड पे आप देखोगे सारा न्यू दुबई दिखेगा। फिर आप जब नीचे आओगे तो दुबई ने बोला कि फ्यूचर में हम दुबई कैसा बनाएंगे, तो वो फ्यूचर दुबई भी उन्होंने अभी बता दिया है। सो दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दुबई में क्या होने वाला है आने वाले सालों के अंदर। वाओ, दैट्स लवली। मैंने सुना किसी से कि यू आर द फर्स्ट सीए इन दुबई हु आल्सो ओन्स अ रोल्स रॉयस कार, इज दैट ट्रू? आई थिंक बहुत सारे रूमर्स चलते हैं, बट
पता नहीं, देखते हैं मिचिदा की लस्सी। तो एक काम करते हैं, तो आपकी जर्नी आपके रोल्स रॉयस में डिस्कस करते हैं एंड आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, आप दुबई कब शिफ्ट हुए थे, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? आई वुड वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो लेट्स गेट इनटू योर कार। For sure. दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी है वैसे। Yeah, बिल्कुल beautiful, मजा है। beautiful. I love this place. Yeah. So here's your car. Finally, wow. One of the So- dream cars, yeah. Yeah, one of the dream cars. So when did you buy this? Not very long, I think 7-8 महीने पहले की बात है। अच्छा, अभी लिया आपने? recently. और कितने की आती है लाइक दुबई में रोल्स रॉयस? यार इंडिया में तो आई थिंक इट्स 7 CR, 7.5 CR. हाँ, तो it is close to 2 million, पर यहाँ पे आधा प्राइस समझ दो उसका, अच्छा। 4 करोड़ का इस वक्त की वैल्यू। Okay, got it. And इस पे मतलब like how was your reaction या what was that moment when you bought this, like क्या कैसे हुआ था, feeling कैसा था? यार जो लड़का गांव से आता है, जिसके पास साइकिल नहीं थी और वो रोल्स रॉयस की बात करता है, तो रिएक्शन तो कुछ ऐसा नहीं था मेरा कि भाई मतलब मैंने मतलब कुछ बहुत बड़ा अचीव कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉट माय अचीवमेंट। एक्चुअली ये अचीवमेंट है ही नहीं मेरे थे। एक वन ऑफ द, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ का शौक है दुबई में, वो है मेरी गाड़ियों का शौक है। Okay. तो दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम कार्स कि मुझे यार एक बार तो लाइफ में कभी ना कभी ये गाड़ी चाहिए। ड्रीम पूरा किया, और अभी आई थिंक आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ड्रीम। शायद पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन यहाँ जो भी है, That's amazing. तो या द फीलिंग इज गुड, यू नो, टू बी हैविंग दिस वन। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो आपने बताया कि आप साइकिल से शुरू किए थे, तो आपकी जर्नी जानते हैं आपकी जी। गाड़ी में ड्राइव के साथ। चलो बिल्कुल, let's I'm excited. go on a drive. थैंक यू। Awesome. तो चलो आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं अभी। सो नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट कि क्या टर्निंग पॉइंट्स थे एंड कैसे आपकी शुरुआत हुई थी, एंड दुबई आने के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सो आपको मेरी जर्नी मेरी स्कूल टाइम से जाननी है, या फिर यू वांट टू नो फ्रॉम माय दुबई डेज? सो नहीं, मेरे को स्कूल टाइम से जाननी है। आपने बताया कि आपके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो मेरे को वो डेज जानना है। करेक्ट। सो सी सो मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूँ, जहाँ पे हार्डली 500 घर भी नहीं होंगे शायद, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में। सो टिल 10th स्टैंडर्ड आई वाज इन दैट स्कूल। स्टडीज़ में हमेशा से ब्राइट रहा हूँ। हमेशा स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में से एक रैंक लाता था। चैलेंज था इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में इंग्लिश सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। जब अल्फ़ाबेट्स की बात करें, ABCD, तो वो भी 6-7 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ था। सो गांव में रहने के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद मेरे पास 2 चॉइसेस थी। या तो मैं पढ़ाई करूँ आगे, या फिर मैं कोई जॉब कर लूँ, बिकॉज फाइनेंशियली ऑफ कोर्स फैमिली वाज नॉट दैट गुड जो मेरी स्टडीज़ को अफोर्ड कर पाए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मामाज, जिन्होंने मेरे फैमिली को बोला कि यार आप उसको जॉब पे मत भेजो, हम उसको बॉम्बे लेके जाते हैं एंड हमारे साथ रहेगा वो, एंड हम उसकी स्टडीज़ का टेक केयर करेंगे। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, और बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे थे 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे HR कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सो आई वाज इन HR कॉलेज, और दे वर द वन हु टुक केयर ऑफ माय एजुकेशन एक्सपेंसेस। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम। सब जब मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया HR में, तो मैंने सोचा कि कॉमर्स में आने के बाद करूँ क्या, बिकॉज किसी की गाइडेंस तो थी नहीं मेरे पास। सो फिर मैंने जब रिसर्च करा, तो मैंने देखा कि सबसे ईजी कोर्स इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी इज CA। मुझे लगता है आज भी इंडिया में सबसे सस्ता कोर्स CA ही है, although it is the most difficult course in India, but in terms of your fees, in terms of any other, if you compare the course with any other course, आप 4-5 लाख रुपए में CA कर सकते हो। उस टाइम पे शायद और भी कम था। तो मैंने चूज़ करा, चलो ठीक है, ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करवाते, मामा ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। सो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ CA, और बस वहीं से जर्नी स्टार्ट करी मैंने। एंड एज आई सेड, मैंने जब CA ज्वाइन करा, तो मुझे CA का मतलब तक नहीं पता था। तो उस टाइम पे एक बड़ा पॉपुलर एक टीवी शो आया करता था, कृष्णा अर्जुन, जिसमें CA का मतलब वो लोग बोलते थे कार्टून असिस्टेंट। तो मुझे लगा कि शायद मैं कार्टून असिस्टेंट बनने वाला हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है एक्चुअली। सो ग्रेजुअली जब मैंने CA ज्वाइन करा, तब मेरे दोस्त बने। सारे मेरे दोस्त HR कॉलेज में सारे के सारे बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, तो आई वाज द वन जो शायद बहुत लाइक करता था। मुझे बहुत शर्म आती थी बोलने की, मतलब आई वाज नॉट फ्रॉम दैट मीडियम ना, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि मैं प्रॉपर्ली उतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊँ। बट आई टुक दैट एज अ चैलेंज। जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था टू माय कॉलेज, एक ऑक्सफोर्ड की ब्लू कलर की डिक्शनरी होती थी जो मैं कैरी करता था साथ में, तो आई यूज्ड टू रीड दोज वर्ड्स, उसके मीनिंग समझता था, सेंटेंसेस फ्रेम करता था मेरे माइंड में। तो दिस इज हाउ I made myself the way I am today. So today, if somebody is talking to me in English, I can speak better English than them. ऐसा हो गया। So basically, it's all about practice and discipline. तो वो मैंने follow करा मेरी लाइफ में। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ मुझे यहाँ पे लेके आ जाएगी, कभी नहीं सोचा था। मैंने तो कभी दुबई के बारे में सुना भी नहीं था उस टाइम पे एक्चुअली।
तो जब मैंने मेरी सीए जर्नी स्टार्ट करी और कंप्लीट करी, तो जब मेरा पहला जॉब जो लगा मुझे, वो मेरे बॉम्बे में एक कंपनी है जीपी कपाड़िया, विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट सीए फर्म इन इंडिया। 1949 में जब सीए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ, तो जीपी कपाड़िया वाज द फाउंडर ऑफ दैट दैट कोर्स और दैट पर्टिकुलर डिग्री, आई वुड से। तो आई वाज फॉर्चुनेट टू स्टार्ट वर्किंग विद देम, एंड विद इन फ्यू मंथ्स दे आस्क्ड मी इफ आई वांट टू गो टू दुबई टू बी इन देयर ऑफिस। तो मैंने बोला ठीक है, जा सकते हैं, क्या ऑफ़र करोगे? सो उन्होंने मुझे बोला कि वी विल ऑफर यू 3750 दिरहम्स, जो कि एग्ज़ैक्टली मेरे ख्याल से उस टाइम की रेट के हिसाब से होता था करीब-करीब 70,000 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ। इंडिया में आई वाज़ गेटिंग 35,000 रुपीज़, टीडीएस वीडीएस काट के अकाउंट में कुछ 25-26 हज़ार रुपए आते थे शायद। तो मैंने सोचा ठीक है यार, 25-26 हज़ार से तो ठीक ही है, 70,000 कमा लूँगा, तो आई टूक अ चांस। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। तो आई केम टू दुबई एंड आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मैंने दुबई में लैंड करा, यहाँ के जो ऑफिस में जो हेड था, ये केम टू पिक मी अप और मुझे ऑफिस लेके गए, बड़े अच्छे से ट्रीट करा, डिनर करवाया, मुझे चाय पिलाई। और उस दिन जब मैंने चाय पी तब वो चाय की जो कॉस्ट थी वो 1 दिरहम थी, और मैं वो मेरे माइंड में कैलकुलेट कर रहा था, यार मैं चाय पी रहा हूँ 8 रुपए की, 10 रुपए की, कैसे पी सकता हूँ, यू नो? उस टाइम पे चाय की कॉस्ट बहुत कम हुआ करती थी, तो मैं उसको मतलब ग्रास्प नहीं कर पा रहा था कि इतनी महंगी चाय कैसे पी रहा हूँ मैं यार, क्योंकि हर एक दिरहम को मैं रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है इतना महँगा खाना खा रहा हूँ। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये फीलिंग आई मेरे में। और जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया, मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस जॉइन करना था, तब मुझे अभी भी याद है ये वो दिन, कि मेरे लिए कोई हाउसिंग अकोमोडेशन अरेंज नहीं था। सो उस दिन, उस रात मैं ऑफिस के सोफ़ा पे सोया हूँ, जिस ऑफिस में मैंने काम करना था। और नेक्स्ट डे जब 9 बजे ऑफिस शुरू हुआ, तो आई वाज़ रेडी ऑन माय टेबल, आई सेड ओके लेट अस स्टार्ट द वर्क। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ माय जर्नी हैज़ स्टार्टेड। आई वुड नॉट से कि भाई आई वाज़ हैविंग अ वेरी टफ टाइम, मैंने कभी नहीं सोचा उसको, क्योंकि ऑफिस के सोफ़ा पे सोना इज़ बेटर देन स्लीपिंग ऑन द रोड, आई गेस। तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला, मतलब 4 दीवारों के अंदर सोया था। सो वो चैलेंज नहीं था, बट स्टिल आई थिंक फर्स्ट डे वाज़ विल ऑलवेज़ टेल मी दैट, ऑलवेज़ रिमाइंड मी दैट, मैंने कहाँ से शुरुआत करी है और मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ लाइफ में। तो दिस इज़ हाउ माय जर्नी हैज़ स्टार्टेड इन दुबई। तो कौन सी ईयर में आप दुबई शिफ्ट हुए थे? 2013 में। ओके। 2013 में मैं दुबई आया था, ओके। एंड एंड फिर आपने आपकी प्रैक्टिस कब शुरू की? 2017 में। ओके। सो 2017 में मैंने सोचा कि नाउ आई शुड टेक अ चांस, बिकॉज़ बीइंग अ सीए, आई थिंक इफ यू डोंट टेक अ चांस इन योर लाइफ, तो आप कब लोगे चांस? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी एक चांस लिया, ठीक है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंकर, आपने एक अलग ही जर्नी स्टार्ट करी अपनी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपनी अलग जर्नी स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊँगा। अगर फेल हो गया तो सीए हूँ, फिर से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, सो ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया नहीं लाइफ में, बस सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, गॉड हैज़ बीन काइंड। तभी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या थी आपकी जब आपने जॉब छोड़ा? 16,000 16,000 दिरहम्स, दिरहम्स, एंड ये कितना होता है रुपीस में? अराउंड 3.5 लाख रुपए के आसपास ओके, पर मंथ। पर मंथ। ओके, एंड देन उसके बाद आपने जॉब छोड़ा, आपने खुद का प्रैक्टिस चालू किया। नाउ आई वांट टू नो कि आपका मेन टर्निंग पॉइंट क्या था इन टर्म्स ऑफ लाइक लेट्स से फाइनेंशियल सक्सेस, कि आपको लगा कि हाँ अभी मैंने मतलब लाइफ में एकदम मचा दिया है, वो मोमेंट कब था? आई थिंक जब मैंने शुरुआत करी, तब लोगों ने बिलीव नहीं किया, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, कि भाई ये कुछ कर पाएगा वैसे। सो आई थिंक मेरे क्लाइंट्स जिनको मैंने बनाया था 3-4 सालों के अंदर, दे बिलीव्ड इन मी। तो जब मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो दोज़ वर द क्लाइंट्स, उनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि डे 1 से मेरे साथ है, और उन्होंने बोला जब तक तू रहेगा दुबई में, जब तक हम रहेंगे दुबई में, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आई थिंक द क्लाइंट्स हैव बीन वेरी नाइस। मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है, आई थिंक द बैंक्स इन दुबई। इतने अच्छे रिलेशन है मेरे बैंक्स इन दुबई के साथ, बेसिकली सारे इंडियन बैंक्स हो गए यहाँ पे, यहाँ जो भी लोकल बैंक्स भी है, उन्होंने मेरे में बहुत ट्रस्ट दिखाया। उन्होंने बोला कि वी ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज़, हमको लगता है कि तेरे में वो नॉलेज है, कि वी कैन बेट ऑन यू। तो दे रेफर्ड मी आवर बिज़नेस, एंड उनके साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरा एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, एंड वो काम बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट हुआ था, एंड आई रिमेंबर कि हमारे पास 10-12 क्लाइंट हुआ करते थे उस टाइम पे। टुडे वी आर catering to close to 3,000 clients across the globe, right? That's massive. So I think the turning point is simple that मैंने बहुत ही ऑनेस्टली बोलते हैं ना, लॉयल्टी के साथ फोकस्ड वर्क किया है, एंड जो मैंने बोला है लोगों को या क्लाइंट्स को, वो डिलीवर करा है। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दीज बैंक्स, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। इवन आज के दिन भी वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। उनको भी पता है कि दीक्षित आज बहुत बिजी हो गया है, हर चीज़ में बिल्कुल टाइम नहीं, बट स्टिल हम लोग ऑन एंड ऑफ मिलते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। तो दे आर ऑलवेज बीन सपोर्टिव। तो मेरे ख्याल से
I would say the turning point for me was the banks to trust me with their work. एंड अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है टोटल? अभी फिलहाल we are a team of 15 people. अच्छा 15 लोग और आप 3000 क्लाइंट्स मैनेज कर Because कौशल we are living in an era जहाँ पे मैं 400 लोगों की टीम भी खड़ी कर दूँ, फिर भी काम तो वैसे ही होना है जैसे होना है, ठीक है. मोस्ट ऑफ माई टीम मेंबर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक सीए जो है वो 10 लोगों का काम कर सकता है. डजंट मीन कि मैं उनको बहुत ज़्यादा काम देता हूँ, बट सारा कुछ ऑटोमेटेड है, हर एक चीज़ ऑटोमेटेड है. इनफैक्ट हमारी टीम में से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे इन हाउस नोटबुक LM जैसे चीज़ों को यूज़ करके इन हाउस सॉफ्टवेयर बना दिए हैं, जिससे चीज़ें काफ़ी ईजी हो गई है. फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी चीज़ की इम्पैक्ट एनालिसिस करनी होती है तो कोई फर्म समझो 10 दिन लेता है तो हम 2 दिन में करके दे देंगे. सो हमने वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करी है. तो हमारा बिलीव हमेशा मैंने हमेशा ये बिलीव करा है कि यार आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू डोंट नीड लॉट ऑफ पीपल इन योर ऑफिस, यू नीड अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन योर ऑफिस, और वो हमने बिल्ड करी है. सो जिससे हमारा क्या हो गया, टाइम काफ़ी सेव हो जाता है एंड वी आर एबल टू अचीव बेटर एंड एफिशिएंट रिजल्ट्स. सो या दैट्स अमेजिंग. सो एक बात बताओ, अभी जैसे इंडिया में कोई सीए है, ठीक है, वो अभी सीए की प्रैक्टिस कर रहा है एंड वो टैक्स फाइलिंग या जीएसटी फाइलिंग या वैल्यूएशन एडवाइजरी ये सब सर्विसेज दे रहे हैं, और दुबई में एक सीए फॉर एग्जांपल, तो क्या डिफरेंस होगा कि दुबई में जो सीए वो कितना चार्ज कर सकता है ऑन एन एवरेज एंड इंडिया में जो सीए वो कितना चार्ज कर सकता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडियन सीएस के लिए जो आज दुबई में कर सकता है? आई थिंक दुबई इज़ अ मैसिव मार्केट. मुझे लगता है कि स्पेशली आफ्टर 2018 जब यहाँ पे वैट आया, आई थिंक इन्होंने विंडो खोल दी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि भाई आप आओ. दिस इज़ अ कंट्री जहाँ पे कभी टैक्स की बात ही नहीं करता था, और ऑल ऑफ अ सडन वैट आ गया. फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग और बहुत सारे रेगुलेशंस, वैल्यूएशंस, ये वो सब कुछ आ गया. सो मुझे लगता है कि अगर हम इंडियन मार्केट और दुबई मार्केट की बात करें तो दोनों ही बहुत ही डिफरेंट मार्केट है. सी इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, in the sense कि इंडिया इज द कंट्री जहाँ पे CAs आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट. दुबई इज द कंट्री जहाँ पे CA इंपोर्ट होके आते हैं, या यू नो CAs आर कमिंग हियर टू फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी. तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ करियर बिल्डिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा दुबई इज़ वन कंट्री जहाँ पे CAs को बहुत अच्छा करियर में एक लीप मिल सकता है. रीज़न सिंपल है. एक तो दे आर पेड इन अ करेंसी जहाँ पे अप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन होने के चांसेस कम है. दुबई में जो दिरहम है दैट रिस्पेक्ट टू डॉलर. सेकेंडली पर्सनल टैक्सेस नहीं है यहाँ पे, तो जो भी आपकी सैलरी आपको डिसाइडेड है वो सैलरी पूरी आपको मिलनी है. इन लाइक इंडिया जहाँ पे आपको TDS, ईयर ग्रेचुइटी, PF ये कट करके मिलना है आपको, जो आपका जो CTC होता है उसके बाद. तो आई थिंक आफ्टर दिस कॉर्पोरेट टैक्स एंड ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन द लॉट ऑफ CAs हु हैव कम फ्रॉम इंडिया टू दुबई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोल दिए एंड दे आर मेकिंग मोर रेवेन्यू इन दुबई देन देयर इंडिया ऑपरेशंस. बिकॉज दुबई इज इन दुबई मैंने एक चीज़ देखी है कि पीपल or the clients in Dubai, they are okay to pay you a good premium as long as you're giving them a good service. Because यहाँ पे टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो लोग यहाँ पे पैसे देने के लिए रेडी है. अगर आप कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, कोई CA 2000, 3000, 5000 रुपये लेते हैं, यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 1000 दिरहम, 1500 दिरहम में फाइल करोगे, जीरो रिटर्न भी. एंड पीपल आर रेडी टू पे यू दैट मनी बिकॉज उनको चाहिए कि भाई मुझे ना तो हेरेसमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑन एंड ऑफ, आप ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट ले लो, आप मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, और आप मेरा काम करके दे दो, मेरे को टाइम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कितना हो गया, 30,000 से 35,000? 30 से 35,000 रुपये ईजिली आपको मिल जाता है ऑन वन रिटर्न, राइट. सो दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल. सिमिलरली अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता हूँ तो इम्पैक्ट एनालिसिस करने के लिए लोग 25, 30, 40, 50,000 दिरहम भी देते हैं, मे भी ज़्यादा भी देते हैं, ठीक है. सो डिपेंड करता है कि आप कैसी सर्विस दे रहे हो. क्या होता है इम्पैक्ट एनालिसिस? बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि आपकी अगर एक कंपनी है तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, वेदर कॉर्पोरेट टैक्स लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, लगने वाला है तो उसमें क्या क्राइटेरियाज है जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हो, यू नो, किस तरह से टैक्स एफिशिएंट वे में उसको टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो. सो वो सारी चीज़ें हम कंसीडर करके एक रिपोर्ट देते हैं उनको. सो दिस इज व्हाट इम्पैक्ट एनालिसिस. और आप बोलो 50,000 दिरहम, 12.5 लाख रुपए. प्रोबेबली. वाओ, गॉट इट. एंड इसमें एक बात बताओ, इंडिया में बैठ के कोई अगर सीए, तो वो इंडिया में बैठ के दुबई के क्लाइंट्स के लिए कुछ काम कर सकता है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है? देयर आर लॉट ऑफ CAs इन इंडिया जो कि दुबई के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो जो लोग काम कर रहे हैं वो भी किसी फर्म्स के थ्रू ही कर रहे हैं. बेसिकली कोई दुबई में कोई फर्म है जिन्होंने अपने कुछ ऑपरेशंस को आउटसोर्स किया है, क्योंकि दुबई की कॉस्ट जो है ना बहुत हाई है. द एम्प्लॉय कॉस्ट इज टू हाई. यू पे वेरी हाई सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, राइट. तो बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं वो लोग अपने बुक कीपिंग के जो असाइनमेंट्स होते हैं या अकाउंटिंग के असाइनमेंट्स होते हैं वो इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं. द कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट्स इन इंडिया इज लोअर. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा अकाउंटिंग या बुक कीपिंग का असाइनमेंट किसी इंडिया में किसी CA को दे दूँ जिसकी टीम बैठी है वहाँ पे, तो प्रोबेबली फॉर दैट असाइनमेंट अगर मैं
मनी टर्म में बात करूँ तो मे बी ही इज पेइंग लेट्स से 30-40,000 रुपीज अ मंथ फॉर दैट वन पर्टिकुलर क्लाइंट। यहाँ पे उसी क्लाइंट के लिए शायद वो 2-3 लाख रुपए चार्ज करता होगा। तो इसके लिए अभी भी कॉस्ट एफिशिएंट है, बिकॉज एक तो उसको काम नहीं करना पड़े यहाँ पे, काम सारा आउटसोर्स हो गया वहाँ पे, दे आर द वन हू आर टेकिंग केयर ऑफ द वर्क, और उसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये। सो दिस इज हाउ इट इज। सो इंडिया में बैठ के लोग काम करते हैं, बट आई डोंट थिंक डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। बहुत कम होंगे जो डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, बट मोस्टली इट इज ऑलवेज आउटसोर्सिंग वर्क व्हिच इज बिग। और अगर इंडिया में कोई सीए एंड लेट्स से 21-22 इयर्स ओल्ड का सीए जो जस्ट क्लियर हुआ है एंड वो अगर दुबई जॉब करने आता है, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज उसको कौन से अलग अलग फील्ड्स में जॉब मिल सकता है और एवरेज सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकता है वो? आई थिंक दुबई इज ओपन, हर एक सेक्टर में सीए के लिए जॉब अवेलेबल है यहाँ पे, हर एक सेक्टर में, बिकॉज मुझे लगता है कि सीए इज वन प्रोफेशन जहाँ पे they are trained to work in any sector, they're trained to work in any environment। तो चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो बिग फोर हो, चाहे वो टैक्स फर्म्स हो, चाहे वो कोई भी आई वुड से एनबीएफसी या कोई भी हो, आई मीन सीए के लिए तो जॉब है ही है, बिकॉज सीए जो है वो फाइनेंस समझता है, सीए जो है वो टैक्स समझता है, सीए जो है टेक्नोलॉजी समझता है, सारी चीज़ें समझता है। तो हर एक सेक्टर में यहाँ पे अवेलेबिलिटी है जॉब की। एंड अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको लगता है कि आपका स्किल है, अगर आपको लगता है कि यू हैव अ गुड इंटेलेक्चुअल स्किल, देन द मार्केट इज वाइड ओपन फॉर एवरी सीए। इन टर्म्स ऑफ सैलरीज आई वुड से, अगर एक फ्रेशर सीए को इंडिया में समझो कि 7-8-10 लाख रुपए अगर एनुअली मिलता है, तो इजीली यहाँ पे महीने का अ फ्रेशर सीए कैन गेट ऑन एन एवरेज, मैं मतलब बैंक्स वगैरह की कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूँ, बट एक नॉर्मल फर्म की बात करो, अगर नॉर्मल फर्म में भी ज्वाइन करेगा तो 10,000 दिरहम तो मिलेगा ही मिलेगा, विच इज अबाउट 2 लाख रुपीज और 2.5 लाख रुपीज, ज़्यादा ही हो गया इनफैक्ट, 2.5 लाख रुपीज अ मंथ। तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल इन द सैलरी इज टू हाई फॉर अ फ्रेशर सीए। तो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेशर सीए हो, आपको लगता है आपके पास कैपेबिलिटी है, तो प्लीज कम टू दुबई। गॉट इट। एंड दुबई में आने का बस एक ये होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होगा, राइट, एज कम्पेयर टू बट इंडिया। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, तो आई थिंक आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो। बट यस, अगर आप घर लेके बैठे हो, फैमिली लेके बैठे हो, तो देन वो 10,000 की सैलरी शायद आपको नहीं सूट करेगी। देन यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब जहाँ पे कम से कम 20-25 हज़ार दिरहम आपको मिले। गॉट इट। एंड आपका जैसे आप जब दुबई में आए थे 2013 में, तो तभी आपका कैसा था कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड अभी एट प्रेजेंट लाइक कैसे चेंज हुआ है आपका? बहुत डिफरेंस है। मैंने जैसे बताया, मैं जैसे चाय का एग्जांपल देता हूँ, जब मैं दुबई आया था तब 1 दिरहम की चाय हुआ करती थी, आज वही चाय 3-4 दिरहम की हो गई है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, द रेंटल्स हैव गॉन अप। तो जब मैं दुबई में आया था तब शायद मे बी 1 बेडरूम की रेंट होगी शायद 40,000 दिरहम, 50,000 दिरहम। टुडे 70-80,000 दिरहम, मे बी मोर इन सम एरियाज। तो द प्राइस हैव गॉन अप, रेंटल्स हैव गॉन अप। तो डेफिनेटली दिरहम का प्राइस भी तो बढ़ा है। जब मैं दुबई आया था तब 1 दिरहम वाज एट अबाउट 14 रुपीस, टुडे इट इज ऑलमोस्ट 25 रुपीस, राइट? सो बिकॉज़ दिरहम का प्राइस बढ़ा है, तो दूसरे प्राइसेस भी बढ़ गए साथ-साथ में। तो डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन अप रियली, रियली हाई। तो अभी एट प्रेजेंट आपके कैसे होते होंगे, लाइक मंथली एक्सपेंसेस एंड ऑल कैसे कितने होते हैं, क्या होते हैं? आप मेरी बात कर रहे हो हाँ, पर्सनली? हाँ, हाँ। यार बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। बहुत ज़्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज़ क्या होता है, एक तो घर के खर्चे, तो ये वो तो अलग ही बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स हू कम्स इन, वी हैव टू एंटरटेन देम, उनके लिए स्टे बुक करो, उनको होटल्स में लेके जाओ, सो ट्रैवलिंग, ये सब मिला के तो ईज़िली महीने का 70-80 हज़ार दिरहम तो खर्चा हो ही जाता है। मे बी ज़्यादा, कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है। बाप रे। या बट दिस इज आल्सो इंक्लूडिंग योर आई मीन बिजनेस एक्सपेंसेस, राइट? ये तो आपका ट्रैवल स्टे जो या client का है, इंक्लूडिंग, that is so business like, अगर आप प्योरली पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करोगे तो 25-30 हज़ार दिरहम अ मंथ। है। गॉट इट। 30,000 दिरहम, हुँ। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया? 20, 7.5, हाँ, अराउंड 7-8 लाख 7.5 रुपए महीने का घर का खर्चा हो जाता है यहाँ पे। गॉट इट, फेयर। एंड एक अभी जैसे कोई अगेन फाइनेंस प्रोफेशनल है इंडिया में, अगर वो दुबई आता है और उनको लेट्स से कुछ चालू करना है बिजनेस, ऐसा कोई वाइट स्पेसेस या अपॉर्चुनिटीज है आपके हिसाब से कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके? आपको लगता है कि हाँ ये सेक्टर या तो ये चीज़ है जो अभी मिसिंग है, इसमें गैप है, और यहाँ पे अगर बिजनेस चालू करो तो शायद बूम हो सकता है? सी अभी मैसिव अपॉर्चुनिटी आ रही है दुबई में ई-इनवॉइसिंग की। सो इनवॉइसिंग जो है अभी नेक्स्ट ईयर से, ये साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो क्या मेरे होता है एग्जैक्टली, बताओगे? जैसे इंडिया में ई-इनवॉइसिंग है बेसिकली, सारे जो इनवॉइसेस होंगे एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू ही जनरेट होगा। अभी क्या हो रहा है कि हम टैली से इनवॉइस बना के भेज देते हैं क्लाइंट को, पर अभी गोइंग फॉरवर्ड ऑल द इनवॉइसेस विल बी गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट को लूप में लेके बनाए जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस या फिर फेक इनवॉइसेस के चांसेस वो कम हो जाते हैं। इंडिया में भी चलता है इनवॉइसिंग, तो वो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत बहुत ही जल्दी। तो अगर किसी को अपना बिजनेस बिल्ड करना हो तो उसके अराउंड बिल्ड कर सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू।
कॉर्पोरेट टैक्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लोग अभी भी अनअवेयर है कि कॉर्पोरेट टैक्स में फाइलिंग होनी कैसे है या उसके रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें भी कोई अगर अच्छी स्टडी करके आए, अपना फर्म सेटअप करे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ अनदर बिग एरिया जहाँ पे काम हो सकता है। सो लोग जो ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग में इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज़ अगेन मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो इन दुबई दे आर आउटसोर्सिंग देयर ट्रांसफर प्राइसिंग वर्क टू इंडिया एनीवेज़। सो अगर इंडिया में कोई ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो दिस कंट्री हैज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। और दुबई में जीएसटी नहीं है ना यहाँ पे? VAT है which is as good as GST only. So it's one and the same thing actually. Goods and service tax. So यहाँ पे भी VAT लगता है goods के ऊपर, VAT लगता है सर्विसेज के ऊपर. So that's GST only. Yeah. गॉट इट। एंड ये 2018 में 2018 इंट्रोड्यूस किया। Yes, correct. एंड टैक्सेस का कैसा होता है? आपने बताया कि पर्सनल इनकम टैक्स तो जीरो है, तो बेसिकली अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी सैलरी पूरी उसकी, मतलब देयर इज नो टैक्स ऑन हिज सैलरी। There's no personal tax in Dubai. So ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुबई में अभी तक तो पर्सनल टैक्सेस नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड वी डोंट नो क्या होने वाला है, बट या अभी आपकी जो सैलरी ऑफर लेटर में मिली है, आपको उतनी ही सैलरी मिलने वाली है। वाओ। एंड कंपनीज को कितना टैक्स रेट पे करना पड़ता है? फिलहाल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 9% है ऑन द प्रॉफिट्स. So basically, not every company is going to pay taxes. There are a lot of conditions attached to that. कुछ कंपनीज को 0% exemption भी है on all their profits. But again, वो काफ़ी डिटेल चीज़ें है जहाँ पे हम एक क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा. But yes, 9% is a ballpark जो आप ले सकते हो. तो अभी जैसे आपकी जो प्रैक्टिस है तो उसका क्या स्केल होगा इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, क्या रेंज होगा? जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से मे बी 10 टाइम्स हुआ रहेगा. तो हमने पहला क्लाइंट बनाया था तो शायद हम पहले साल में 2017 में शायद हमने 3-3.5 लाख दिरहम का बिजनेस किया होगा पूरे साल में प्रोबेबली. आज की तारीख में शायद 25 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स शायद हो गया होगा. तो नंबर नहीं बता रहा हूँ पर आप गैस कर लीजिए. समझ गया, गेस तो कर लिया मैंने. तो 3-3.5 लाख दिरहम, मतलब ये 75 लाख रुपीस के आसपास. वो पहले साल में जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी. गॉट इट. एंड फर्स्ट क्लाइंट क्रैक करना कितना डिफिकल्ट था? एंड अगर किसी को चालू करना है उनका प्रैक्टिस या फर्स्ट क्लाइंट क्रैक करना, आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? बीइंग ऑनेस्ट यार, मतलब मैंने जब पहला क्लाइंट बनाया था मेरा क्लाइंट आज भी, मुझे वो क्लाइंट का नाम है पंकज गांधी. ठीक है, वो क्लाइंट मुझे आज भी वही बोलता है कि यार जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था तो मैंने आपकी आंखों में वो ऑनेस्टी देखी थी और वो ऑनेस्टी की वजह से ही मैं आपके साथ काम करता हूँ. तो आई थिंक जब आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हो तो जस्ट बी ऑनेस्ट टू देम. आंखों में आंखें मिला के बात करो कि भाई यार मैं आपको जो एडवाइस कर रहा हूँ ना, वो एडवाइस मैं इस तरह से कर रहा हूँ जैसे मैं खुद को एडवाइस कर रहा हूँ. मैं कुछ भी गलत एडवाइस नहीं करूंगा. मैं आपसे ज़्यादा पैसे लेने के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ना किसी और चीज़ का फ़ायदा मेरे लिए देख रहा हूँ. इवन टुडे आज भी हम लोग जब काम करते तो दुबई में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो कि बिना एडवांस लिए काम नहीं करते. हम लोग आज भी ऐसे काम करते हैं कि यार हमारे तो क्लाइंट्स हैं पुराने, हम लोग पैसे लेते ही नहीं उनसे. हम लोग काम करके सब कुछ दे देते, बाद में पैसे लेते. सो दिस इज हाउ वी वर्क. सो मेरे ख्याल से दैट इज द रिलेशनशिप वी हैव विद द क्लाइंट. हमने कभी एडवांस नहीं मांगा क्लाइंट से, कभी एडवांस दो फिर काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं करते हम लोग. सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट यू नीड टू बिल्ड. एंड नुकसान भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ. हमने काम करके दिया, कुछ क्लाइंट ने पैसे नहीं भी दिए, विच इज ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. बट ऑन अ बिगर स्केल आई वुड से कि ये जो हमारी प्रैक्टिस है वो हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द ट्रस्ट. अदरवाइज क्लाइंट को क्या लगता है तो पैसे ही मांग रहा है, काम तो पता नहीं करेगा कब. हम लोग पहले काम करते हैं फिर पैसा मांगते हैं. वाओ, क्या ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस है. पहले काम करो और फिर पैसे मांगो. पैसे पहले मांगने का हक नहीं, अधिकार नहीं है तुमको. बट जस्ट आस्किंग अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी एज वेल. तो अभी आप जैसे जो भी पैसा आपका लाइक कमाते हो बचता है, तो इन्वेस्टिंग का आप कैसे, आप अलोकेट कैसे करते हो? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, हाउ डू यू मैनेज दैट? आई इन्वेस्ट ग्लोबली. मतलब इंडिया इज वन ऑफ माई फेवरेट मार्केट्स जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ. यूएस इज अनदर मार्केट जहाँ पे मैंने काफ़ी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. इनफैक्ट यूएस में काफ़ी सारी कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो मेरे फ्रेंड्स की है, जो अभी $100 मिलियन $200 मिलियन की वैल्यूएशन पहुंच गई, ज़्यादा भी वैल्यूएशन पहुंच गई, जिनमें मेरे पास स्टेक है क्योंकि मैंने उनके लिए पैसे रेज करे, दे वी स्वेट इक्विटी इन दैट. सो आई थिंक पैसा कमाना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो पैसा तो आप कमा लोगे एक टाइम के बाद, बट अगर वो पैसे को आपने कुछ सही जगह पे ग्रो नहीं करा, इन्वेस्ट नहीं करा, तो वो पैसा खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने हमेशा से डाइवर्सिफाई करा है, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करा है इंडिया में, दुबई में. शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ मैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, SIPs करता हूँ, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी करता हूँ, गोल्ड भी बाय करता हूँ. यूएस में काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है जिसने मेरे को लास्ट 2 साल में मैसिव 200-300% के रिटर्न दिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक कंपनी का स्टॉक लिया था. मैं मतलब कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एग्जांपल देता हूँ, आप रिसर्च कर सकते हो. मैंने एक्चुअली 2 कंपनी के स्टॉक लिए थे जिन्होंने मेरे को बहुत पैसा बना के दिया. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड AST स्पेस मोबाइल, यूएस का स्टॉक है. आप देखना इसका 1 साल का आप चार्ट देखो. मैंने जब वो स्टॉक खरीदा था तो उस स्टॉक की वैल्यू थी करीब $17-18 की.
तो मैंने $17-18 में कुछ 5,000 शेयर खरीदे थे उसके। विदिन 7-8 मंथ्स दैट स्टॉक रीच $100। वाओ $100 पे मैंने एग्जिट लिया। अभी फिर से वो स्टॉक नीचे आया, करीब-करीब $55 पे ट्रेड कर रहा है आज की तारीख में, व्हिच इज़ फाइन। फिर से ऊपर जाएगा बिकॉज़ उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स है नासा के। सिमिलरली एनवीडिया, मैंने जब एनवीडिया में एंटर करा था तो एनवीडिया की वैल्यू थी $400, $1,200 पे गया, 1:9 का स्प्लिट मिला, फिर 89 पे गया, मैंने और शेयर्स खरीदे। तो एनवीडिया के मेरे पास आज 5-6 हज़ार शेयर्स है एंड टुडे एनवीडिया इज़ ट्रेडिंग एट क्लोज टू $200। सो मुझे लगता है कि कुछ-कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने बस ब्लाइंड एक बेट करी और उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो मुझे लगता है कि यू शुड ऑलवेज़ इन्वेस्ट इनटू कंपनीज़ जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो मैं इंडिया में भी जब इन्वेस्ट करता हूँ तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ जिनका फ्यूचरिस्टिक गोल है, नॉट कि वे क्या करंटली क्या करने का है, जो फ्यूचर में क्या करने वाला है, जिनका जिनके फाउंडर्स कैसे हैं, जिनकी कंपनी की कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं उसके ऊपर बेट करता हूँ हमेशा। तो डाइवर्सिफाई किया, एआईएफ में इन्वेस्ट करा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, लाइफ इंश्योरेंसेज लिए, टर्म इंश्योरेंसेज लिए, सब कुछ मतलब जितना सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को, वो सब कर लिया। वाओ क्या सही, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड हो गए ना आपसे एकदम। Definitely, I जो- think that is for me that is one of the most important thing that they should be happy, and I'm sure they are happy today. What's the most expensive purchase you've done in your life? And on which item? कार है, of course, Okay. कुछ घड़ियां है, Alright. and Are you like more fond of watch like cars or कार Watch. तो of course मतलब कार is one of my passions. I told you मेरे पास गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे पास मल्टीपल कार्स है। इसके अलावा और कौन सी है? सो मेरे पास एक निसान पेट्रोल 2025 रिसेंट जो लिए वो है, एक BMW है, और एक मेरे पास लिंकन थी जो मैंने अभी जस्ट बेची है, लिंकन ही बेचा। सो गाड़ियों का शौक है। पहले मेरे पास दूसरी भी गाड़ी ऑडी थी, मेरे पास ऑडी 8 थी जो मैंने Q8 थी, सॉरी वो मैंने बेच दी थी। सो बीन यूजिंग लॉट ऑफ कार्स, मैंने दुबई में आके आई थिंक बहुत सारी गाड़ियाँ यूज़ करी है। Okay. कौन सी फेवरेट कौन सी है सबसे आपकी? मुझे आज भी मेरी पेट्रोल चलाने में बहुत मजा आता है। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही मतलब एसयूवीज जो होती है कंफर्टेबल लगती है मुझे। सो आई थिंक दैट इज माय फेवरेट कार। एंड वॉच कौन सी फेवरेट है? पातेक फिलिप मुझे अच्छी लगती है। वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी एलिगेंट है। तो यस, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट। The last question which I ask all my guests, so it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Dikshit Jain, Yeah. what is one question you would like to ask him towards the end? अरे कुशल यार, ये रैंक कैसे लाते हैं यार? No. So I rephrase. I think you got it wrong. तो हाँ। अगर आप मेरे जगह होते Yes. और आप And I was दीक्षित kidding, जैन yeah, को yeah. इंटरव्यू करते तो Yeah. आप दीक्षित को क्या सवाल पूछते? मैं सिंपल यही पूछता कि भाई किस चीज़ ने आपको इस जगह पे लेके आया कि आप इतना मोटिवेट हो गए कि यार आप अभी रुकना ही नहीं चाहते हो? मतलब व्हाट इज़ दैट फैक्टर जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड? बिकॉज़ नॉर्मली एट दिस एज, जहाँ पे मैं अभी जो एज पे खड़ा हूँ, लोगों को अगर इतना अचीव कर लेते तो वो शायद लाइफ से सैटिस्फाई हो जाएंगे। How old are you? by the way? तो 33। सो 33? या आपने इतना अचीव किया 33? Yeah. वाओ। सो मुझे लगता है कि अगर आप दीक्षित होते और मैं कुशल होता तो मुझे ये जानना था कि यार क्या चीज़ है जो आपको अभी भी मोटिवेट कर रही है कि यार अभी भी Right. आगे बढ़ो और अचीव करो और अचीव करो। तो दैट इज़ ओनली थिंग। तो क्या चीज़ है बताओ? आप बताओगे यार? आई थिंक मैंने बताया कि फॉर मी मोटिवेशन इज सिंपल, क्योंकि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं आज भी मेरी जर्नी वहीं पे है जहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी। Right. जिस दिन मैं सोच लूंगा कि मेरी जर्नी उस पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है, उस दिन मैं रुक जाऊंगा। तो मैं आज भी सोचता हूँ कि आज भी मैं उसी सोफे पे सो रहा हूँ जहाँ पे मैं पहले दिन सोया था, क्या बात है। जो मुझे मोटिवेट करते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया आपसे बात करके। Yeah. मैं आपको जब ऐसे कॉन्फ्रेंस पे भी मिला, आई थिंक बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। वी स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर, आई थिंक 45 मिनट्स 1 आवर, एंड मेरे को तभी लगा कि आपसे बात करके वो जेन्युइननेस आती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं कि कुशल भाई आपके साथ पॉडकास्ट करना है, एटसेट्रा, बट आप में ऐसा था कि मैंने आपको अप्रोच किया, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया करना है, बिकॉज I really felt that genuine vibe when I spoke to you for 45 minutes, 1 hour. So thank you so much for doing this. मैं बहुत inspired हुआ हूँ, No, I'm and I'm sure everyone who's watching this, they are going to get a lot of inspiration. sure. Thank you so much, Kushal. It was pleasure. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।